गाइज, पिछले सत्र में हमने देखा कि कैसे यून ज़ेनबाई ने अपने सिस्टम को जागृत करके अपनी ताकत का एक नया लेवल हासिल किया। उसने युशन विलेज मैसेकर के पीछे छिपी खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया और लेडी जाउन की रक्षा करते हुए किंगली डिवीजन के कमांडर सूमो के साथ मिलकर एक बड़े पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में कदम रखा। लेकिन अब कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने लेडी जो को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ ट्यू शान को जनरल हुओ लाई के साथ 2000 एलीट सोल्जर्स लेकर यूं ज़ेनबाई और उसके साथियों को खत्म करने का आदेश मिला है। अब सवाल है, क्या यूं ज़ेनबाई इतनी बड़ी सेना और इंपीरियल कोर्ट के गुस्से का सामना कर पाएगा, या फिर यही उसके अंत की शुरुआत होगी? तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आगे क्या होता है। रास्ते में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि यह रास्ता उनके भाइयों की रोजी रोटी है और इतनी सारी गाड़ियां और घोड़े यहां से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ पैसे देने होंगे। सामने वाले ने बिना बहस किए पैसे देने की बात मान ली। यह देखकर रास्ता रोकने वालों ने पेड़ हटाने और मेहमानों को आगे जाने देने का आदेश दिया। लेकिन पैसे लेने के बाद भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की। यून जनबाई ने उन्हें देखकर पूछा कि पैसे लेने के बाद भी लोगों को मारने का नियम उन्हें किसने सिखाया है। सामने से कोई जवाब नहीं आया। तब यून जनबाई ने समझ लिया कि यही उनका पुराना नियम है। कुछ ही समय बाद वहां मौजूद 43 लोगों के एट्रीब्यूट पॉइंट सिस्टम में जुड़ गए। उसकी स्ट्रेंथ में 16.5, स्पीड में 12, फिजिक में 11, परसेप्शन में 3.2 और स्पिरिट में 1.2 की बढ़ोतरी हुई। यूं जनबाई ने जाओ हान को क्लीन अप करने का आदेश दिया। जाओ हान ने तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने बताया कि सब कुछ साफ हो चुका है। बॉडीज को अच्छी तरह छिपा दिया गया था, फुटप्रिंट्स भी मिटा दिए गए थे। तलाशी में 100 से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स मिले थे। इसके अलावा कुछ हार्पून्स और ग्रैपलिंग हुक्स भी मिले, जिन्हें आगे रास्ते में शायद इस्तेमाल किया जा सकता था। यूं जनबाई ने उसके काम की तारीफ की। यात्रा आगे बढ़ती रही। रास्ते में कुछ भूखे लोगों ने सैनिकों से खाना मांगा। उनमें से एक ने कहा कि वो 3 दिनों से भूखा है, लेकिन उसे पीछे हटने का आदेश दे दिया गया। इसी दौरान लेडी जो के पास एक मैसेंजर पहुंचा। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। मैसेंजर ने आते ही बताया कि शेन फैमिली के साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने लेडी जो के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। उस पर एक बड़े मर्डर केस में शामिल होने का आरोप लगाया गया था और शेन फैमिली के ऊपर से नीचे तक सभी लोगों को कस्टडी में लेकर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया गया था। लेडी जो ने अपने बेनिफैक्टर से कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी थी और उनके तरीके भी बेहद रूथलेस थे। उन्होंने शादीशुदा बेटी तक को नहीं छोड़ा और पूरे परिवार को इस मामले में घसीट लिया। उसके अनुसार यह सिर्फ अरेस्ट नहीं था, वे अपनी अथॉरिटी दिखाकर सबको वार्निंग दे रहे थे। यून जनबाई ने कहा कि अगर मिंग सिटी वापस नहीं जा सकते तो वापस जाने की जरूरत भी नहीं है, वे कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। उसने आसपास के रास्तों और शहरों के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि पश्चिम में लगभग 220 ली दूर अंझो की मिलिट्री गैरिसन है। दक्षिण पूर्व में लगभग 250 ली दूर वुझो है, जहां सिक्योरिटी सबसे अच्छी है, और पूर्व में लगभग 180 ली दूर पिंगजांग सिटी है। लेकिन पिंगजांग सिटी के आसपास बंदित प्रॉब्लम बेहद गंभीर थी। वहां लगातार बंदित्स के खिलाफ सप्रेशन कैंपेन्स चलाए जाते थे, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं होती थी। यून जनबाई ने तुरंत फैसला किया, वे पिंगजांग सिटी जाएंगे। लेडी जो ने उसकी बात मान ली। असल में यून जनबाई काफी समय से ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वो अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ा सके, और पिंगजांग सिटी में गंभीर बंदित प्रॉब्लम उसके लिए किसी परेशानी से ज्यादा एक विशाल गोल्ड माइन जैसी थी। उधर कुछ सैनिक एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या उसने 7 या 8 कैरेजेस वाले एक कैरावैन को जाते देखा है और वो किस दिशा में गया। आदमी ने डरते हुए बताया कि शायद वे पिंगजांग सिटी की तरफ गए हैं। सैनिक ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने झूठ बोला तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आदमी तुरंत दया की भीख मांगने लगा और बोला कि उसने अपनी आंखों से उस कैरावैन को उसी दिशा में जाते देखा है। वहां कई कैरेजेस थीं और वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। सैनिकों को जब पक्का हो गया कि कैरावैन पिंगजांग सिटी की तरफ गया है तो उन्होंने तुरंत रास्ता बदलने का आदेश दिया। कैवलरी को स्पीड बढ़ाने के लिए कहा गया और उन्हें आगे जाकर रास्ता रोकने का आदेश मिला। इन्फेंट्री पीछे से उनका साथ देने वाली थी। दूसरी तरफ यून जनबाई ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे बाकी लोगों की सुरक्षा करें। उसने कहा कि लगता है गेस्ट्स आने वाले हैं और वो खुद उनका स्वागत करने जाएगा। कुछ ही देर बाद वो रास्ते पर अकेला खड़ा था। सामने से लगभग 500 एलीट कैवलरी आगे बढ़ रही थी। तभी यून जनबाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको। फिर उसने वही पुराना बंदित स्टाइल डायलॉग बोला, यह रास्ता मैंने बनाया है, यह पेड़ मैंने लगाया है। अगर इस रास्ते से गुजरना है तो रास्ते का पैसा छोड़ना होगा। सैनिकों को यकीन ही नहीं हुआ। एक अकेला आदमी उनकी पूरी कैवलरी के सामने खड़ा होकर उनसे रोड मनी मांग रहा था। उन्होंने देखा कि वो सच में उनकी तरफ अकेला चला आ रहा है। जनरल हुओलाई से पूछा गया कि अब क्या करना चाहिए। जनरल ने कहा कि उसने 20 साल तक युद्ध लड़ा है, लेकिन 500 एलीट कैवलरी को अकेले रोकने वाला ऐसा आदमी उसने पहली बार देखा है। फिर भी उसने अपने सैनिकों को उसे मारने से मना किया। उसने पूछा कि उनके पास पैसे हैं या नहीं। सैनिकों ने पैसे इकट्ठे किए। जनरल ने कहा कि जितना देना है दे दो।
एक सैनिक ने पैसे लेकर यून जनबाई के पास पहुंचाया और कहा कि जनरल का कहना है कि पैसे ले लो और जल्दी अपने घर चले जाओ, अंधेरा होने वाला है और रास्ते में खतरा है। यून जनबाई ने सैनिकों को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि नियम के अनुसार उसे पैसे लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन सामने वाले इतने आसानी से पैसे देने को तैयार हो गए, इसलिए वो भी बिना कुछ किए नहीं जा सकता। उसने देखा कि सैनिक लंबे सफर से थके हुए हैं, इसलिए उसने कहा कि वह उन्हें एक कहानी सुनाएगा ताकि उनका समय थोड़ा आसानी से गुजर जाए। फिर उसने कहानी शुरू की। एक लड़की थी। जब वह 18 साल की हुई तब उसके घर एक मेहमान आया। बाद में उसी आदमी से उसकी शादी हो गई। वह आदमी एक बॉर्डर गैरिसन का कमांडर था और उसने सीमा पर लगातार 12 साल तक पूरी ईमानदारी से सेवा की। लेकिन लगभग 1 साल पहले उसे कुछ गंभीर सच्चाइयों का पता चला। कुछ लोग दुश्मनों के साथ कलूजन कर रहे थे। वे मिलिट्री वेपन्स बेच रहे थे, मिलिट्री ग्रेन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, सिविलियंस को मारकर मिलिट्री अचीवमेंट्स का क्रेडिट ले रहे थे और मिलिट्री सैलरीज का भी गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उस कमांडर के पास इन सब के एविडेंस थे, लेकिन वो इन्हें ऑफिशियली रिपोर्ट कर पाता उससे पहले ही उसके खिलाफ एक ट्रैप तैयार कर दिया गया। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था कि उसका पति अपनी मर्जी से कोई अनऑथराइज्ड एक्शन ले सकता है, इसलिए उसने अपने पति के अंकल को लेटर लिखा और उससे मदद मांगी। लेकिन उसका अंकल उसकी हर लेटर पढ़ता रहा। एक तरफ वो महिला खुलकर मदद मांग रही थी, दूसरी तरफ उसका अंकल पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। यानी वो महिला जिस व्यक्ति से अपने पति के मर्डरर को खोजने में मदद मांग रही थी, वही असल में इस पूरे मामले का मर्डरर था। उस अंकल की नजर सिर्फ उसके पति पर नहीं थी, वो उस महिला को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए उसने उसके लिए एक पूरा ट्रैप तैयार किया। उसने दुश्मनों के लोगों से संपर्क किया और उनके जरिए एक गांव का मैसेकर करवाने की योजना बनाई। किसी भी तरह की गलती न हो, इसके लिए गांव के सभी एबल बॉडीड लोगों को पहले ही वहां से हटा दिया गया। फिर उसने अपने ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट को सीक्रेटली आदेश दिया कि सही समय पर ट्रूप्स लेकर गांव में पहुंचे। उनका काम था दुश्मनों को खत्म करना, सभी विटनेसेस को साइलेंस करना और फिर उस महिला को ही पूरे गांव के मैसेकर का कल्प्रिट बना देना। इसके बाद वो महिला को एक सीक्रेट चेंबर में बंद करके अपने असली इरादे पूरे कर सकता था। यून जनबाई ने कहानी सुनाते हुए कहा कि वहां मौजूद सभी लोग समझ सकते हैं कि ऊपर से आया सिर्फ एक आदेश नीचे कितने लोगों की जान ले सकता है। लेकिन उसकी योजना के आखिर में एक अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई। उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई। दुश्मनों के सभी लोग मारे गए, उसका ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट भी मर गया और उसके साथ गए 320 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स भी मारे गए। कहानी खत्म करने के बाद यून जनबाई ने सामने खड़े सैनिकों की तरफ देखा। तभी जनरल हुओलाई ने कहा कि कहानी में 2 बातें उसे समझ नहीं आई। पहली बात, उस कहानी का अंकल इतनी सटीक टाइमिंग के साथ हर घटना को कैसे कंट्रोल कर सकता था। जवाब आया कि एक खास बर्ड होती है जिसकी आंखें नीली होती हैं। वो बहुत ऊंचा और बहुत तेज उड़ सकती है। कोई व्यक्ति जहां भी जाए वह बर्ड उसका पीछा कर सकती है। जनरल हुओलाई तुरंत समझ गया। उसने कहा, ब्लू रॉक बर्ड। यानी इसी बर्ड की मदद से अंकल को लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी मिलती थी। लेकिन जनरल के मन में दूसरा और उससे भी बड़ा सवाल था। उसने पूछा कि कहानी में जिस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट की बात की गई वह आखिर था क्या। ऐसा क्या हुआ कि दुश्मनों का पूरा ग्रुप खत्म हो गया और 300 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स में से एक भी जीवित नहीं बचा। अगर यून जनबाई उसे यह रहस्य समझा दे तो शायद वो उस अंकल को जेल में डालने के बारे में सोच सकता है। यून जनबाई ने जवाब दिया कि वो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट बेहद संयोग से ऐसा था जिसका सामना जनरल हुओलाई खुद भी कर चुका है। जनरल ने पूछा, कब? यून जनबाई ने शांत होकर कहा, अभी। फिर उसने सामने खड़े जनरल की तरफ देखा और कहा कि युशन विलेज केस का मर्डरर इस समय उसके सामने खड़ा है। वह खुद वही मर्डरर था। उसी ने दुश्मनों के लोगों को मारा था और यंचंग के 300 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स को भी खत्म किया था। जनरल हुओलाई ने उसकी बात सुनी, लेकिन यून जनबाई ने खुद ही तुरंत एक महत्वपूर्ण बात जोड़ दी। उसने कहा कि जनरल ने अभी थोड़ी देर पहले एविडेंस की बात की थी। उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था, तो अब जनरल क्या करेगा? जनरल हुओलाई ने कहा कि उसके पास अपना तरीका है। लेकिन तभी यून जनबाई ने उसे रोककर एक और सवाल किया, क्या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के वे 23 लोग भी उसी ने मारे थे? एक ऑफिसर ने तुरंत आसपास का एरिया चेक किया और बताया कि 2000 मीटर्स के दायरे में कोई हिडन सोल्जर्स नहीं है। वहां सिर्फ यून जनबाई अकेला मौजूद है। जनरल हुओलाई के एक सबॉर्डिनेट ने बताया कि वो खुद मर्डरर होने की बात स्वीकार कर चुका है। जनरल ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने माशियू को आगे आने का आदेश दिया और कहा कि अपनी स्पीयर टेक्निक से उसकी बात की सच्चाई जांचो। माशियू कैंप का सबसे अच्छा स्पीयर यूजर था। यून जनबाई ने उसे देखा। माचियू ने कहा कि वो यून जनबाई की बहादुरी का सम्मान करता है, लेकिन अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहा है तो उसे इसकी सच्चाई जांचनी ही होगी। अगले ही पल माचियू ने अटैक किया, लेकिन यून जनबाई ने उसे लगभग उसी क्षण खत्म कर दिया। माचियू, जो पूरे कैंप में स्पीयर टेक्निक में सबसे आगे था, एक ही पल में हार गया। बाकी 4 ऑफिसर्स, लू एओ, वे श्यूम्याओ, म्याओ जिदोंग और हुआलिंग को भी जनरल ने आगे आने का आदेश दिया। अब चारों को एक साथ अटैक करना था, लेकिन उनके अटैक शुरू होने से पहले ही यून जनबाई ने अपनी ताकत दिखा दी।
उन चारों की ब्लेड्स टूट गईं। वहां मौजूद सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि आखिर उनकी स्वॉर्ड्स टूटी कैसे। जनरल के एक आदमी ने हैरानी से पूछा, उसकी ब्लेड आखिर टूटी कैसे? फिर उसने कहा कि युन जेनबाई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आखिर वह भी फ्लैश एंड ब्लड से बना इंसान है। उनके पास 2000 सोल्जर्स हैं, 2000 ब्लेड्स हैं। उसके अनुसार आर्मी के सामने कितना भी पावरफुल एक्सपर्ट क्यों ना हो, वह सिर्फ एक बड़ा इंसेक्ट बनकर रह जाता है। लेकिन जनरल ह्यू लाई के सामने अब उसके अपने सोल्जर्स की बातें कमजोर पड़ने लगी थीं। एक सोल्जर ने कहा कि यह आदमी वास्तव में एक पियरलेस एक्सपर्ट है, फिर भी वह सिर्फ एक इंसान है। उनके पास 2000 से ज्यादा इलीट सोल्जर्स हैं। जनरल ने पूछा कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। उसने कहा कि उसने अभी जो कुछ देखा उसे उसने भी देखा था, लेकिन युन जेनबाई के हाथ में सिर्फ एक ब्लेड थी। उनके पास हजारों वेपन्स थे, इसलिए शायद संख्या के दम पर वे उसे दबा सकते थे। तभी जनरल ने सवाल किया, क्या तुमने देखा कि लुएओ और बाकी चारों की ब्लेड्स आखिर टूटी कैसे? जनरल हुओलाय आखिरकार समझ गया कि सामने खड़ा आदमी कोई सामान्य फाइटर नहीं था। उसने साफ कहा कि अब उसे विश्वास हो चुका है कि युन जेनबाई युशन विलेज मैसेकर का मर्डरर नहीं है, इसलिए इस समय वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी कैवलरी को आदेश दिया कि सभी लोग 50 कदम पीछे हट जाएं। कुछ देर बाद जनरल ने युन जेनबाई से एक सवाल पूछने की हिम्मत की। उसने जानना चाहा कि उसका और लेडी जो का आखिर क्या रिश्ता है। युन जेनबाई ने जवाब दिया कि अगर वो बात सीक्रेट है तो उसे सीक्रेट ही रहने देना बेहतर है। जनरल ने आगे सवाल नहीं किया, इसके बजाय उसने युन जेनबाई को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने वादा किया कि अगर युन जेनबाई यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो लेडी जो का मामला यहीं खत्म कर दिया जाएगा। युन जेनबाई ने पूछा कि अगर वो मना कर दे तो? जनरल ने कहा कि मना करने में भी कोई समस्या नहीं है। युन जेनबाई जैसी एबिलिटी रखने वाला व्यक्ति मार्कीज या प्रिंस के स्तर के लोगों के साथ काम करने के योग्य है। वो सिर्फ अपनी तरफ से सिंसियरली उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हैवी कैवलरी को भी 50 कदम पीछे हटने का आदेश दिया गया। फिर जनरल ने युन जेनबाई से कहा कि क्या वो अपने साथियों की मौत का बदला नहीं लेना चाहता। उसके पास 2000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि युन जेनबाई आखिर एक अकेला इंसान था। अगर पूरी सेना एक साथ हमला कर दे तो शायद उनके पास कुछ मौका हो सकता था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का अधिकारी तुरंत बीच में बोला। उसने कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से है और उसके लिए जिंदा रहना मरने से ज्यादा उपयोगी है। उसे पता था कि 2000 एलीट सोल्जर्स भी युन जेनबाई को रोक नहीं सकते। अगर युन जेनबाई उसे मारना चाहे तो उसके लिए यह बेहद आसान होगा। लेकिन एक समस्या थी, युन जेनबाई को लेडी जो की रक्षा करनी थी और वो उसे ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकता था। जनरल की यह बात सुनकर युन जेनबाई ने कहा कि वो सही जगह पर निशाना लगाना जानता है। युन जेनबाई को समझदार लोग पसंद थे, लेकिन उसने चेतावनी भी दी कि उसकी ब्लेड उन लोगों को पसंद नहीं करती जो जरूरत से ज्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं। अगर अगली बार तक उसकी बताई हुई सिर्फ एक भी बात पूरी नहीं हुई तो जब वे दोनों अगली बार बात करेंगे वो बातचीत किसी और जगह नहीं बल्कि उस आदमी की कब्र के सामने होगी। इसके बाद युन जेनबाई ने सभी सोल्जर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि फिर कभी मुलाकात होगी। वो वहां से लौट आया। उधर माचियू को पानी से बाहर निकाला गया था। उसकी हालत देखकर साफ था कि वो मौत से बस एक कदम दूर था। एक व्यक्ति ने पूछा कि जनरल ने उस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वाले अधिकारी से आखिर क्या प्रॉमिस किया था। जवाब मिला कि उसने जो मिंगयुआन की इन्वेस्टिगेशन करने का वादा किया था, लेकिन यह प्रैक्टिकली एक डेड एंड था, क्योंकि शुए शिलांग के पीछे थर्ड प्रिंस था और जो मिंगयुआन भी थर्ड प्रिंस के पक्ष में था। अगर कोई जो मिंगयुआन की इन्वेस्टिगेशन करता तो शुए शिलांग उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता तो युन जेनबाई उसे मार देगा। यानी दोनों तरफ मौत खड़ी थी। तभी जनरल ने साफ किया कि वो वास्तव में उसे किसके लिए रिक्रूट करना चाहता था। उसने करंट इंपीरियल कोर्ट की पॉलिटिकल सिचुएशन समझाई। क्राउन प्रिंस कमजोर था, थर्ड प्रिंस के पास पैसा और इन्फ्लुएंस था, लेकिन आर्मी नहीं थी। वहीं सेकंड प्रिंस सिर्फ 16 साल की उम्र में बैटलफील्ड पर उतर चुका था। बॉर्डर आर्मी के 20 लाख? नहीं, यहां जनरल ने साफ तौर पर बॉर्डर आर्मी के 20-10 हजार नहीं बल्कि 2 लाख सोल्जर्स उसका साथ देते थे। लेकिन सेकंड प्रिंस के पास एक ऐसे व्यक्ति की कमी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को समझता हो और जरूरत पड़ने पर सच में एक्शन लेने की हिम्मत रखता हो। अगर इन्वेस्टिगेशन से मिले एविडेंस सेकंड प्रिंस को दिए जाएं तो वही एविडेंस थर्ड प्रिंस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तलवार बन सकता था। शुए किंग जिस व्यक्ति को सीधे नहीं हिला सकता था, उसे युन जेनबाई की मदद से चुनौती दी जा सकती थी। जनरल ने कहा कि उसके पीछे बॉर्डर आर्मी के 2 लाख सोल्जर्स हैं। युन जेनबाई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जनरल ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है। कुछ देर बाद युन जेनबाई वापस कैरावैन के पास पहुंचा। उसने लेडी जो से माफी मांगी कि उसे इंतजार करना पड़ा। लेडी जो ने पूछा कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने बहुत सारे लोग भेजे थे। युन जेनबाई ने बताया कि संख्या कई 100 से ज्यादा थी। लेडी जॉ ने पूछा कि उसे यह कैसे पता चला।
उसने कहा कि यून जेनबाई जैसी एबिलिटी वाले व्यक्ति को सिर्फ कुछ लोगों के लिए कैरावैन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं थी। अगर उसने खुद आगे जाकर उन्हें रोका था तो इसका मतलब था कि अटैकर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसे डर था कि लड़ाई का असर कैरावैन तक पहुंच सकता है। यून जेनबाई ने उसकी समझदारी की तारीफ की। लेडी जो ने पूछा कि वहां आखिर हुआ क्या था। यून जेनबाई ने कहा कि बाहर हवा तेज है, इसलिए बेहतर होगा कि वे कैरेज के अंदर बात करें। फिर उसने पूरी घटना बताई। कैरावान से अलग होने के बाद वो कई ली आगे चला गया था। लेडी जो ये सुनकर हैरान हुई कि वो इतनी दूरी से ही पीछा करने वालों का पता लगा सकता था। उसने कहा कि ऐसी एबिलिटी तो उन लेजेंडरी इमॉर्टल्स जैसी लगती है जो इमॉर्टल पाथ पर मौजूद होते हैं। अब उसके मन में यून जेनबाई की असली पहचान को लेकर सवाल और भी गहरा हो गया। यून जेनबाई ने बताया कि उसने खुद को बंदित के रूप में डिस्गाइज किया था। वो रास्ते पर खड़ा होकर सोल्जर से वही पुराना डायलॉग बोलने लगा। ये रास्ता मैंने बनाया है, ये पेड़ मैंने लगाया है, रास्ते से गुजरना है तो रोड मनी छोड़ो। लेडी जॉ को यह सुनकर हैरानी हुई कि वो अकेला 2000 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स के सामने खड़ा था और उनसे रोड मनी मांग रहा था। लेकिन सामने मौजूद जनरल ने शायद उसे कोई हार्मलेस फूल समझ लिया। उसने सच में अपने लोगों से पैसे इकट्ठे करवाकर यून जेनबाई को दे दिए। इसके बाद यून जेनबाई ने उन सोल्जर्स को एक कहानी सुनाई, एक 18 साल की लड़की की कहानी। उस लड़की के घर एक मेहमान आया था। बाद में उसी से उसकी शादी हुई थी। लेडी जो को समझ आ गया कि वो कहानी उसी की जिंदगी के बारे में थी। उसने यून जेनबाई से पूछा, क्या सिर्फ उसकी वजह से उसने इतना बड़ा रिस्क लेना सही समझा? यून जेनबाई ने बहुत सीधी बात कही। उसने ये नहीं सोचा कि ये वर्थ इट है या नहीं। उसने सिर्फ ये सोचा कि वो ऐसा करना चाहता है या नहीं। लेडी जो ने कहा कि उसे थोड़ी ठंड लग रही है। उसने किसी को एक कपड़ा लाने के लिए कहा। इसके बाद यून जेनबाई ने एक और निर्देश दिया। जब वो वापस आए तो कैरावैन के लिए ऐसा रास्ता चुना जाए जो अनइवन और ज्यादा रफ हो। जितना ज्यादा रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो उतना बेहतर। आदेश मान लिया गया। कुछ देर बाद लेडी जो वापस चली गई। तभी यून जेनबाई ने कैरावैन के बाहर रुकने का आदेश दिया। उसने सामने के जंगल में कैंप लगाने की तैयारी करने को कहा और खुद आगे देखने चला गया। लेकिन इसी समय जंगल के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया चल रही थी। कुछ लोग इंसानों को खरीदने और बेचने का हिसाब कर रहे थे। एक कमजोर महिला को खरीदने के लिए बारगेन चल रही थी। खरीदार ने कहा कि उसके दांत अच्छे नहीं हैं, इसलिए कीमत कम होनी चाहिए। सामने वाले ने जवाब दिया कि दांतों की हालत से उसका इस्तेमाल प्रभावित नहीं होगा। आखिर कीमत पर बातचीत हुई और उसे कम दाम में खरीदने की बात तय हुई। उस महिला ने रोते हुए उन्हें छोड़ने की विनती की। उसने कहा कि उसके घर बच्चे हैं, लेकिन उसे बताया गया कि उसका बच्चा पहले ही माइन में बेच दिया गया है। अब वापस जाने पर भी वो अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगी। इसके बाद दूसरी महिला की भी कीमत लगाई गई। उसके बारे में बताया गया कि उसने पहले बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसका शरीर अच्छा है और थोड़ी देखभाल के बाद वो फिर काम आ सकती है। दोनों को एक साथ खरीदने की बात तय हो गई। फिर वहां बैठे लोग अपने पिछले महीने के अकाउंट्स की चर्चा करने लगे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने श्योंगनू के व्हाइट वुल्फ ट्राइब के हुयान लाई ने 35 यंग मैन लिए थे। हर व्यक्ति की कीमत 16 टेल्स थी और पूरी पेमेंट हो चुकी थी। इसके बदले में उन्हें 50 हॉर्सेज मिले थे, जिन्हें बॉर्डर मिलिट्री सप्लाईज के लिए भेजकर उन्होंने कुल 820 टेल्स का प्रॉफिट कमाया था। हुयान लाई ने इस महीने भी लोगों की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने एक नई माइन खोली थी और वहां वर्कर्स की भारी कमी थी। इस महीने उन्हें 50 लोग चाहिए थे। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि सप्लाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर जगह रेफ्यूजीज घूम रहे थे। ग्रामीण इलाकों के गांवों में उनके लोग घुस जाते थे। एक एक घर से कई लोगों को पकड़ लेते थे और बिना किसी रोक टोक के उन्हें ले आते थे। बस एक बात का ध्यान रखना था, कोई एविडेंस पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मेल इन्फेंट्स की खरीद बिक्री का भी हिसाब बताया। पिछले महीने एक वेल्दी ऑफिशियल के लिए 12 मेल इन्फेंट्स खरीदे गए थे। कुछ रेफ्यूजीज से खरीदे गए थे, कुछ गांवों से, और कुछ बच्चों को तो प्रेग्नेंट विमेन के गर्भ से ही समय से पहले निकाल लिया गया था। इस महीने फिर 15 बच्चों की मांग थी। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो कीमत और बढ़ सकती थी, लेकिन सप्लायर ने कहा कि इस महीने अधिकतम 10 ही दे सकता है। यहां तक कि मृत बच्चों को भी पेमेंट में गिना जाता था। इसके बाद माइन के मालिक की बात हुई। पिछले महीने उसने 20 यंग मैन खरीदे थे। जब पूछा गया कि उनमें से कितने अभी जिंदा हैं, तो जवाब मिला कि उससे पिछले महीने भेजे गए 15 में से 7 पिछले महीने ही मर गए थे। पिछले महीने भेजे गए 20 लोगों का अभी पूरा हिसाब नहीं आया था। लेकिन सबको पता था कि माइन का मालिक वर्कर्स को इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एनिमल्स की तरह इस्तेमाल करता था। जो काम करते करते मर जाएं, उन्हें दफना दो और फिर नए लोग खरीद लाओ। पिछले महीने का कुल कारोबार 3320 टेल्स था। सारे खर्च निकालने के बाद 2820 टेल्स का साफ प्रॉफिट बचा था। वहां मौजूद मुख्य व्यक्ति ने खुशी से कहा कि प्रॉफिट अच्छा है। फिर उसने सबसे मेहनत करने वाले लोगों में 320 टेल्स बांटने का आदेश दिया। लेकिन तभी उसके लोगों ने उसके लिए एक और खास चीज लाई। एक महिला और उसका बच्चा वहां घसीट कर लाए गए। बच्चा अपनी मां को छोड़ने की मांग कर रहा था। उनके सामने बैठे व्यक्ति ने महिला के तेवर देखकर कहा कि वो काफी स्ट्रांग विल्ड है। उसने उसका नाम पूछा, फिर कहा कि उसे ऐसे ही लोग पसंद हैं
जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा मजा। उसने महिला को उसके बच्चे के जरिए धमकाया। महिला ने चेतावनी दी कि अगर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया तो वो मरने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ेगी। उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि जब वो जिंदा रहते हुए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो मरने के बाद उसका क्या कर लेगी। फिर महिला के बेटे को भी अपमानित किया गया। बच्चा अपनी मां की रक्षा करने के लिए आगे आया। वो अपनी मां के लिए लड़ने को तैयार था। उस आदमी ने उसकी हिम्मत देखकर कहा कि मां और बेटा दोनों एक जैसे हैं। उसे मजबूत इरादे वाले लोग पसंद थे, लेकिन उसके लिए उनकी हिम्मत तोड़ना ही असली मजा था। उसने महिला से पूछा कि उसका पति कहाँ है। जवाब मिला कि वो पिछले साल युद्ध में मारा गया था। वो 1 साल से ज्यादा समय से विडो थी। गांव के कुछ अनमैरिड मैन ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन्हें काट कर भगा दिया था। वो अकेले अपने बच्चे को पाल रही थीं और इस तरह जीना आसान नहीं था। उससे पूछा गया कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता। महिला ने कहा कि अगर भगवान की आंखें होतीं तो ऐसे लोगों को इस दुनिया में राज करने नहीं देता। ऐसे लोगों के बीच जिंदा रहना और मर जाना उसके लिए लगभग एक जैसा था। उस आदमी ने फिर उसे धमकाया। उसने कहा कि उसका पति मर चुका है और उसने इतने लंबे समय तक विडो बनकर सिर्फ इसी बच्चे के लिए जिंदगी बिताई है। अगर वो उसकी बात मान ले तो बच्चा जिंदा रहेगा, अगर वो मना करेगी तो बच्चा मर जाएगा। उसने फिर आखिरी बार पूछा, मानती है या नहीं? लेकिन महिला रोने लगी। उसका बेटा उसे सांत्वना देते हुए बोला कि उसके पिता कहा करते थे कि मां रोते समय अच्छी नहीं लगती, वह मुस्कुराते हुए ज्यादा सुंदर लगती है। बच्चे ने कहा कि वो अपनी मां की मुस्कान अपने साथ लेकर नीचे जाना चाहता है ताकि अपने पिता को दिखा सके। उसने अपनी मां से कहा कि अगर अगले जन्म में भी उसे मौका मिला तो वो फिर उसका बेटा बनेगा और इस बार बड़ा होकर उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। ये सुनकर सामने बैठे आदमी ने उसकी हिम्मत की तारीफ तो की, लेकिन उसे मारने के बजाय और डराने लगा। उसने धमकी दी कि वह उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। वह महिला के शरीर को एक एक करके काटेगा, उसके हाथ पैर की नसें काट देगा और उन्हें ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि न वे ठीक से जी सकें और न मर सकें। लेकिन तभी एक तेज वार हुआ और उसके बाद बदला शुरू हुआ। यूं जनबाई ने कहा कि यह वार उन 12 नवजात बच्चों की तरफ से है जिन्हें जबरन उनकी मांओं से छीन लिया गया था। अगला वार उन लोगों के लिए था जो माइन में काम करते करते मर गए थे। फिर एक और वार हुआ। यह उन माताओं की तरफ से था जिन्हें जबरन अबॉर्शन ड्रग्स दी गई थीं। वहां मौजूद एक आदमी डरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वह सिर्फ अकाउंट संभालता था, लेकिन यून जनबाई ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, यह वार उन रेफ्यूजीज की तरफ से है जिन्हें तुमने अपने अकाउंट बुक्स में इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह दर्ज करके बेच दिया था। यून जनबाई की बात सुनकर वो आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन यून जनबाई ने साफ कह दिया कि उनके जैसे लोगों को दया मांगने का अधिकार नहीं है। वो आदमी डरकर पूछने लगा कि आखिर यून जनबाई कौन है और उसके पास आने से मना करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यून जनबाई ने उसे याद दिलाया कि कुछ देर पहले वही आदमी एक महिला और उसके बच्चे को दर्दनाक तरीके से प्रताड़ित करने की धमकी दे रहा था। फिर उसने उस आदमी के बारे में एक बात कही। शायद बचपन में खुद उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। शायद उसने उस समय विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार उसने आंखें बंद करके सब सहना और सामने वाले को खुश करना सीख लिया। वो बच तो गया, लेकिन उसके भीतर की इंसानियत खत्म हो गई। इसी वजह से उसे उन लोगों से नफरत थी जो उसके सामने झुकने के बजाय खड़े रहते थे। जो लोग मौत से नहीं डरते थे, वे उसे उसके पुराने रूप की याद दिलाते थे। इसलिए वो कमजोर लोगों को तोड़ना चाहता था, उनकी हिम्मत कुचलना चाहता था, ताकि वे भी उसकी तरह टूट जाएं। यूं जनबाई ने कहा कि वो अपने अंदर की कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों पर अत्याचार करता है। फिर उसने महिला से उसका नाम पूछा। जवाब मिला, ल्यूल्यूशी। उसने उसके बेटे का नाम पूछा। बच्चे का नाम ल्यूशिटू था। बच्चे के पिता कहा करते थे कि पत्थर मजबूत होता है, उसे आसानी से तोड़ा या कुचला नहीं जा सकता। यून जनबाई ने वहां मौजूद सामान की तरफ इशारा किया और कहा कि यहां काफी धन और सामान है, जितना उठा सकती हो ले जाओ। फिर अपने बच्चे को लेकर यहां से चली जाओ और किसी ऐसी जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करो जहां कोई तुम्हें परेशान न करे। महिला ने उससे पूछा कि वो आखिर कौन है, लेकिन यून जनबाई ने अपनी पहचान नहीं बताई। तभी अचानक आसपास से शोर सुनाई दिया, एनिमी अटैक! हमला शुरू हो चुका था। कुछ ही समय में बाहर मौजूद लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। यूं जनबाई ने इस बार बाव और एरोज का इस्तेमाल किया और कहा कि यह वेपन काफी उपयोगी है। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने वहां बचे लोगों से कहा कि उन्हें उसका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। उसे भी उनके धन्यवाद की जरूरत नहीं। उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वह उन्हें बचा सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी सकता है। उसके जाने के बाद अगर कोई कमजोर व्यक्ति किसी दूसरे कमजोर इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह उसे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मार देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करेगा और भविष्य में उससे दोबारा मुलाकात होगी तो मुसीबत में वह उसकी जान बचाएगा। इसके बाद उसने कहा कि शायद उसकी बातों का असर अभी भी काफी नहीं है। उसी समय सिस्टम ने उसकी नई गेंस की जानकारी दी। कुल 290 लोगों से एट्रीब्यूट्स प्राप्त हुए। स्ट्रेंथ की 140 बार प्लंडर हुई और कुल स्ट्रेंथ में 165.2 की वृद्धि हुई।
स्पीड की 70 बार प्लंडर हुई और स्पीड में 69.3 की वृद्धि हुई। फिजिक की 50 बार प्लंडर हुई और फिजिक में 59.5 की वृद्धि हुई। परसेप्शन की 20 बार प्लंडर हुई और उसमें 18 की वृद्धि हुई। स्पिरिट की 10 बार प्लंडर हुई और उसमें 7.1 की वृद्धि हुई। इसके बाद जाओहान ने बताया कि उनके लिए कॉन्जी तैयार है और पूछा कि क्या यून जेनबाई पहले कुछ खाना चाहेगा, लेकिन यून जेनबाई ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो पहले थोड़ा आराम करेगा और बाकी लोग खाना खा लें। लेडी जो ने बताया कि वे अब इंपीरियल सिटी से ज्यादा दूर नहीं हैं। लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा सफर करने के बाद वे वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे पिंगजियांग सिटी के करीब जा रहे थे, रास्ते में क्रॉस रोड्स और रिवर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। इन इलाकों में काफी बेंडिट्स छिपे रहते थे। वे खास तौर पर कैरावैन्स को निशाना बनाते थे और अक्सर इतनी तेजी से हमला करते थे कि गवर्नमेंट सोल्जर्स भी उनका पीछा नहीं कर पाते थे। लेडी जो ने पूछा कि क्या यूं जेनबाई को उसकी चिंता हो रही है। यूं जेनबाई ने कहा कि उसे लेडी जो की चिंता नहीं है, उसे उन बंदिट्स की चिंता है। उसे डर है कि कहीं वे बिना सोचे समझे गलत व्यक्ति को परेशान न कर दें। लेडी जो समझ गई कि अगर कोई बंदित यूं जेनबाई के सामने आ गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने यूं जेनबाई को खाना दिया और कहा कि खाने के बाद वो अच्छी तरह आराम करे। इसके बाद वो वहां से चली गई। कुछ समय बाद कुछ बंदित्स ने दूर से कैरावैन को देख लिया। उन्होंने बताया कि सामने 7 कैरेजेस हैं, साथ में गार्ड्स और करीब 10 से ज्यादा सर्वेंट्स भी हैं। उनकी नजर में यह साफ तौर पर किसी वेल्दी फैमिली का कैरावैन था। गार्ड्स तलवारें लिए हुए थे और घोड़ों पर सवार थे। ऐसे गार्ड्स को सामान्य परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनके लीडर ने तुरंत आदेश दिया कि सभी ब्रदर्स तैयार हो जाएं और तेजी से हमला करके काम खत्म करें। इसके बाद वे वहां से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ रास्ते में कुछ लोग भूखे रेफ्यूजीज का नाटक करते हुए कैरावैन के सामने आ गए। उन्होंने खाना मांगा और रास्ते से हटने से इनकार कर दिया। लेडी जाओ ने तुरंत पहचान लिया कि ये असली रेफ्यूजीज नहीं हैं। उन लोगों ने बहाना बनाया कि वे गरीब हैं, भूखे हैं और सड़क के किनारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनके लीडर की नजर कैरावैन में मौजूद महिला पर थी। उसने कहा कि वेल्दी फैमिली की महिला अलग ही दिखाई देती है और उसके कपड़े और अपीयरेंस से साफ पता चलता है कि वो किसी बड़े परिवार से है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खाना नहीं दे सकती तो उन्हें कुछ और देना होगा। गाइज, कुछ चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इस चैनल पर फुल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दिया गया है। आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। और गाइज, हमेशा की तरह आप सभी ने जो इतना सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।